बच्चों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है हम लोग मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री फॉलो कर रहे हैं। राइटर हैं सतीश चंद्रा। बच्चों, हम लोग ट्राई पार्टी स्ट्रगल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट आपस में कन्नौज के कंट्रोल के लिए आपस में किस तरह से लड़ते थे, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया। ये जो पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, हम आज इसी से शुरुआत करते हैं। पाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे थोड़ा बहुत। द ट्रिम्फल कैरियर ऑफ धर्मपाला may be placed between AD 790 and 800. Dharmapala could not, however, consolidate his power in North India. The Pratihar power revived under Nagbhat II. Dharmapala fell back, but was defeated near Mongir. Bihar and modern East Uttar Pradesh remained a bone of contention between the Palas and Pratihara. बच्चों, धर्मपाल 790 से 800 के बीच में माना जाता है कि उसका शासनकाल था। धर्मपाल उत्तर भारत में अपनी शक्ति को बहुत अच्छे तरीके से स्थापित नहीं कर पाया, और इधर जो प्रतिहार थे वो नागभट्ट द्वितीय के नेतृत्व में अपने आप को शक्तिशाली करने में लगा हुए थे। धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय के बीच में युद्ध हुआ था, जहां धर्मपाल की हार हुई थी, और प्रतिहारों और पालों के बीच में बिहार और जो आज का पूर्वी उत्तर प्रदेश वाला जो इलाका है, वो एक झगड़े की बहुत बड़ी जड़ थी और काफ़ी दिनों तक बनी रही। However, Bihar, in addition to Bengal, remained under the control of the Palas for most of the time. लेकिन अगर हम कुल समय का हिसाब करें तो अधिकतर समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो पाल वंश के नियंत्रण में ही अधिकतर रहा। Failure in the north compelled the Pala rulers to turn their energies in other directions. Devapala, the son of Dharmapala, who succeeded to the throne in AD 810 and ruled for 40 years, extended his control over Pragjyotishpur, Assam, and parts of Odisha. Probably a part of modern Nepal was also brought under Pala suzerainty. अब नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में पाल वंश ने कोशिश की कि वो अपनी शक्ति का, अपने नियंत्रण का विस्तार करें, लेकिन वो उसमें सफल नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी ताकत फिर दूसरे दिशाओं में, दूसरे डायरेक्शंस में लगाई। धर्मपाल का बेटा देवपाल, जो कि शायद AD 810 में गद्दी पर बैठा और उसने 40 साल के लगभग शासन किया, उसने अपना विस्तार पूर्व की तरफ करना शुरू किया, जिसमें असम के कुछ भाग और उड़ीसा के कुछ भागों पर उसका कब्जा हुआ। ऐसा माना जाता है कि जो आज का आधुनिक नेपाल है वो पाल वंश के नियंत्रण में ही बहुत दिनों तक रहा। Thus, for about 100 years, from the middle of the 8th to the middle of the 9th century, Pal rulers dominated eastern India. For some time, their control extended up to Varanasi. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लगभग 100 साल, यानी 8वीं शताब्दी के मध्य से लेके 9वीं शताब्दी के मध्य तक पाल शासकों का वर्चस्व पूर्वी भारत पे काफ़ी हद तक रहा, और एक समय तो उनका नियंत्रण बनारस तक हो गया था। Their power is attested to by an Arab merchant Suleiman, who visited India in the middle of the 9th century and wrote an account of it. और इस बात की तस्दीक, इस बात को वेरीफाई, इस बात को अनुमोदित करने का काम एक अरब व्यापारी, जो कि उस समय भारत में व्यापार करने के मकसद से आया, सुलेमान जिसका नाम था, उसने लौट करके जब अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा, यात्रा वृत्तांत लिखा, तो उसने इस बात की पुष्टि की
कि किस तरह से पाल वंश का वर्चस्व किन इलाकों पर था. He calls the Pal kingdom Ruhuma or Dharma, short by Dharmapala, and says that the Pal ruler was at war with his neighbors, the Pratihars and the Rashtrakutas, but his troops were more numerous than his adversaries. उसने ये भी बताया, वो पाल किंगडम को रूमा के नाम से पुकारता था, और उसने बताया कि पाल वंश के जो शासक हैं वो अपने पड़ोसी प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजाओं से हमेशा युद्ध करते थे, लेकिन पाल वंश के पास, पाल राजाओं के पास जो सेना थी वो संख्या में ज़्यादा थी अपने दुश्मनों से, अपने राइवलरीज से. He tells us that it was customary for the Pal king to be accompanied by a force of 50,000 elephants, and the 10,000, 15,000 men in his army were employed fulling and washing clothes. उसने बताया कि ये एक परंपरा थी कि पाल राजा हमेशा 50,000 हाथियों के साथ किसी भी युद्ध को लड़ने जाता था, और 10 से 15,000 जो पुरुष हैं, जो व्यक्ति हैं, उसकी आर्मी में सिर्फ़ और सिर्फ रसद और राशन और कपड़े धोने के लिए डिप्लॉयड थे. यानी जो एक्स्ट्रा वर्क होता है उसमें डिप्लॉयड थे सिर्फ 10 से 15,000 आदमी. Even if these figures may be exaggerated, we can assume that Palas had a large military force at their disposal. अगर हम ये माने कि ये अतिशयोक्ति है, यानी एग्जेजरेट करके बता रहा है, बहुत ज़्यादा अपना उसने लिखने में कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया होगा कि नहीं इतने व्यक्ति, लेकिन फिर भी हम इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसकी इस बात से, उस अरब मर्चेंट के ट्रेवल अकाउंट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाल राजाओं के पास बहुत बड़ी सेना रही होगी. बट वी डू नॉट नो वेदर दे हैड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी और वेदर देयर फोर्सेस कंसिस्टेड लार्जली बाय फ्यूडल लिवीज. हाँ, हम ये नहीं जानते कि जो पाल राजाओं के पास जो सेना थी वो सेना राजा की खुद की सेना थी या फिर वो सामंतों की सेना थी जो पाल राजा की सहायता करने के लिए आती थी. हम ये इसके पुख्ता प्रमाण हमारे पास नहीं है ना. इंफॉर्मेशन अबाउट द पालास इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू अस बाय तिब्बतियन क्रॉनिकल्स, ऑल्दो दीज वर रिटन इन द 17th सेंचुरी. पाल राजाओं के बारे में एक बहुत ज़्यादा जो सूचना हमको मिलती है वो जो तिब्बतियन बुक्स हैं, क्रॉनिकल्स हैं, उनके थ्रू मिलती हैं, लेकिन वो भी जो है 17वीं शताब्दी में लिखी गई हैं. अकॉर्डिंग टू दिस द पाल रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न्स ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग एंड रिलीजन. The Nalanda University, which had been famous all over the eastern world, was revived by Dharmapala, and 200 villages were set apart for meeting its expenses. और इन क्रॉनिकल्स के अनुसार पाल शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म के प्रति उनका झुकाव बहुत ज़्यादा था, और वो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनको बहुत मानते थे, बहुत सम्मान देते थे. नालंदा विश्वविद्यालय का भी पुनर्निर्माण इन लोगों ने किया, धर्मपाल ने, और 200 गांव, नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांव दान में दिए ताकि वो अपने खर्चे वहन कर सकें, है ना. He also founded the Vikramshila University, which became second only to Nalanda in fame. It was located on the top of a hill on the banks of the Ganga in Magad, amid pleasant surrounding. The Palas built many viharas in which a large number of Buddhist monks lived. इसके अलावा धर्मपाल ने एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कि नालंदा के बाद दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी. ये गंगा नदी, मगध क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ी पर स्थित थी, और इसके अगल बगल बहुत ही रमणीय क्षेत्र था. पाल राजाओं ने बहुत सारे बौद्ध विहारों का भी निर्माण किया, जिनमें बहुत सारे
बौद्ध संत साधु रहा करते थे। बच्चों, आज का वीडियो यहीं तक, और कल फिर पाल वंश के बारे में हम थोड़ा और पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।